इसी वक्त मुझे दरख्तों के झुंड से इनके बाकी 4 साथी आगे बढ़ते नजर आए। यकीनन वो अपने साथियों के अंजाम से बेखबर थे, तभी तो यूं बेफिक्री से आगे बढ़ रहे थे। वो भी चूंकि मेरी तरफ मुतवज्जा था, इसलिए इसे भी अपने साथी नजर नहीं आए थे, वरना वो उन्हें जरूर मुतनब्बे करते। मैंने फौरन क्लाशनकोफ की बैरल का रुख आने वालों की तरफ मोड़ा। मेरा इरादा कम से कम 2 आदमियों को निशाना बनाने का था। दरमियान वाला आदमी के सर का निशाना लेते हुए मैंने लुबलुबी दबाई। अपने पहले साथी की तरह वो उछलकर पीछे गिरा था। बाकी तीनों ने फौरन आड़ लेने की कोशिश की, लेकिन इतनी देर में एक और बार ट्रैगर दबा चुका था। इनका चौथा आदमी भी मुझे मारने की हसरत लिए पहले वाले 3 के पास पहुंच चुका था। क्लाशनकोफ के ऑटोमेटिक होने ने मेरा काम को आसान बना दिया था। बचने वाले दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। इनके इस तरारी फायर से घबरा कर इनके आगे लेटे हुए साथी घबरा कर बावाज बुलंद उन्हें फायर से मना करने लगे, क्योंकि वो इनके और मेरे दरमियान में लेटा हुआ था। इन्हें मना करते करते वो इस पत्थर की ऊंचाई का हिसाब नहीं रख पाया था जिसके पीछे वो छुपा हुआ था। इसकी खोपड़ी का भी हिस्सा पत्थर के ऊपर से झलका और मुझे बस इतना ही हदफ दरकार था। 100 गज से चलाई हुई क्लाशनकोफ की ताकतवर गोली ने खोपड़ी के अकब से घुसकर इसे दुनिया की हर फिक्र और अंदेशे से दूर कर दिया था। मरने से पहले इसने बचने वाले दोनों साथियों को मरने वालों के अंजाम से बाखबर कर दिया था, लेकिन इन दोनों ने भी देख लिया था टांगों और बाजुओं में लगने वाली गोलियां अब सर और माथे में पेवस्त होना शुरू हो गई थी। अचानक इनमें से एक आदमी ने उठकर नीचे की तरफ भागना शुरू कर दिया। यकीनन वो खौफजदा हो गया था, लेकिन अब चाहे वो खौफजदा होकर चाहे किसी मकसद से भागे, मैं उन्हें रियायत देने के लिए तैयार नहीं था। वो मुश्किल 3 कदम ही ले पाया था। इससे आगे गोली ने इसे जाने की इजाजत नहीं दी थी। इसके तड़पते हुए जिस्म को एक बड़े पत्थर ने नीचे लुढ़कने से रोका था। अब हम 2 बच गए थे। मुमकिन था कि इसे मजीद साथियों की कमक मिल जाती, मगर फिलहाल वो भी अकेला था। अपने आखिरी साथी के हलाक होते ही इसने भी अपनी क्लाशनकोफ को ब्रेस्ट पर सेट करते हुए छोटे छोटे ब्रेस्ट मेरी जानिब फायर करने लगा। मजबूरन मुझे पत्थर के पीछे सर छुपाना पड़ा। अचानक इसके फायर से मुझे महसूस हुआ जैसे वो खड़ा हो गया हो। इसके साथ ही इसका फायर आहिस्ता आहिस्ता दूर हटने लगा। यकीनन वो भागने की कोशिश में था और इस मकसद के लिए वो मुझे सर उठाने नहीं देना चाहता था। वो हर ब्रेस्ट 3-4 गोलियों का फायर कर रहा था। मैं इसके फायर होने वाले ब्रेस्ट गिनने लगा। 7वें 8वें ब्रेस्ट पर मैंने रिस्क लेते हुए पत्थर से झांका। वो एक घुटना जमीन पर टेके नई मैगजीन लगा रहा था। अगर मुझे पत्थर से झांकने में 2 सेकंड की भी देर हो जाती तो वो दोबारा फायर शुरू कर चुका होता है। जब मैंने झांका, इस वक्त वो क्लाशनकोफ को कॉक कर रहा था, जबकि मेरी क्लाशनकोफ पहले से कॉक थी और यकीनन वो मुझसे तेज रफ्तार फायर नहीं था। नई मैगजीन से गोली चलाने की हसरत दिल में लिए वो अपने साथियों से जा मिला। आखिरी दुश्मन के मरते ही मैंने अपना सर पत्थर पर टेक दिया था। एकदम मुझे अपने जख्मों में होने वाली तकलीफ का एहसास होने लगा। मुझे निहायत नागुफ्ता सूरत हाल का सामना था। मेरी दाएं टांग में 2 गोलियां लगी थी। पट्टी बांधने के बावजूद खून रिस रहा था और पूरी टांग जैसे फोड़ा बनी हुई थी। ऐसी हालत में पहाड़ी पर चढ़ना तो मुश्किल ही नहीं था, नामुमकिन था। अलबत्ता बहुत ज्यादा हिम्मत करके नीचे उतरने की कोशिश की जा सकती थी। क्लाशनकोफ की मैगजीन उतार कर देखने पर मुझे फकत 2 गोलियां नजर आईं। ये 40 राउंड वाली मैगजीन थी। गोया 38 गोलियां मैं फायर कर चुका था। मैगजीन लगाकर मैंने सेफ्टी लगाई और क्लाशनकोफ का बट डंडे की तरफ नीचे टेक कर इसके सहारे खड़ा हो गया। मेरी टांग में इतना शदीद दर्द था कि कराहें रोकने के लिए मुझे सख्ती से होंठ भींचने पड़े थे। लम्हा भर दर्द को सहारने के बाद मैंने उतराई में कदम बढ़ा दिए। चंद कदम लेने के बाद ही मैं बेदम होकर बैठ गया। दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दाएं टांग जैसे मफलूज होती जा रही थी। मैं दाएं टांग को नीचे लगाने की बजाय बाएं टांग पर कूदता हुआ नीचे की तरफ बढ़ रहा था। अचानक मुझे अकब में आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। 4 मुसल्ले अफराद ढलान से नीचे आते दिखाई दिए। मेरी क्लाशनकोफ में फकत 2 गोलियां बाकी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो आदमी सबसे पहले मेरी गोली का निशाना बना था, इसकी मैगजीन में गोलियां मौजूद होनी चाहिए थी। वो वहां से थोड़े ही फासले पर पड़ा था। मैं इस काबिल नहीं था कि तेजी से हरकत करता, लेकिन अब जिंदगी मौत का मसला बन गया था। मैंने तेजी से हरकत करने की कोशिश की और 2-3 कदम लेते ही मेरा बायां पांव एक छोटे से पत्थर के ऊपर आकर फिसला। मैं मुंह के बल गिरा और इसके साथ ये लुढ़कते हुए नीचे जाने लगा। यूं लग रहा था जैसे मेरी दाएं टांग पर कोई हथौड़े मार रहा हो। कोशिश के बावजूद मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। शायद मेरी मुश्किल एक पत्थर की चट्टान ने हल कर दी थी। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त तक मैं अपने हवास खो चुका था और ऐसे वक्त में जब दुश्मन सर पर पहुंच चुका हो, बेहोश हो जाने का मतलब जिंदगी से हाथ धो लेना था।
मेरी सारी कोशिशें और तगो दो रायगा गई थी। बकौले शायर, जिंदगी तुमने कब वफा की है, अपनी खुशफहमी ही बला की है। आंखें खुलते ही मैं चंद लम्हे बेध्यानी में पड़ा रहा। गो एक स्नाइपर का दिमाग हर वक्त चुकन्ना ही रहता है और नींद से उठते ही से माहौल और सूरत हाल का अच्छी तरह अदराक होता है। मगर इस वक्त मैं नींद से नहीं जागा था, बल्कि तवील बेहोशी से उठा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा शऊर बेदार हुआ और मुझे याद आ गया कि मैं कहाँ हूँ। मुझे हैरानी इस बात पर थी कि अभी तक मैं जिंदा कैसे हूँ। शलूबर कबीले के आदमियों को तो मुझे बगैर किसी ताखीर के हलाक कर देना चाहिए था, मगर मैं न सिर्फ जिंदा था बल्कि टांग, पिंडली और बाजू पर बंधी हुई सफ़ेद पट्टियां भी मुझे ये बावर करा रही थी कि बेहोशी के दौरान ही मेरा ऑपरेशन वगैरह हो चुका था। मैंने दाएं बाएं नजरें घुमाई। वो जगह मुझे किसी गार की तरह लगी, क्योंकि कमरे की दीवारें इतनी खुरदरी और बेतरतीब नहीं हो सकती थी। मैं फर्श पर बिछे एक नरम गद्दे पर लेटा था। सिराने की तरफ दीवार में गड़ी कील के साथ एक ड्रिप लटकी थी, जिसका एक सिरा सुई के साथ मेरी कलाई से जुड़ा हुआ था। मेरे पाँव की तरफ एक बैटरी पड़ी थी, जिससे मुंसलिक तार छत में लगे एक LED बल्ब को रोशन किए हुए थी। दरवाजे की जगह एक काले रंग का कंबल लटका हुआ नजर आ रहा था। अब यह मालूम नहीं था कि इसके अकब में दरवाजा मौजूद भी था या नहीं। अंदर जलने वाले बल्ब की वजह से रात दिन का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा था। न जाने बेहोशी के दौरान कितना वक्त गुजर गया था। मेरी कलाई पर बंधी हुई घड़ी गायब थी। इसी तरह मेरा लिबास भी तब्दील कर दिया गया था, जिस तरह मेरी देखभाल की गई हो। मेरे साथ ऐसा बर्ताव शलूबर कबीले वाले तो किसी सूरत भी नहीं कर सकते थे। मैं ज़हनी वर्जिश में मशगूल हो गया था, लेकिन काफ़ी देर अंधेरे में टामक टोइयां मारने के बाद भी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। और फिर मैं इन्हीं सोचों में गर्क था कि वो पर्दा हटा कर कोई अंदर दाखिल हुआ। आने वाले के चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। वो कमांडर अब्दुल हक था। इसकी वजह से मेरा तारुफ पहली बार मुजाहिदीन से हुआ था और इसके बाद मुजाहिदीन मेरे काफ़ी काम आए थे। आपको होश आ गया है, मुहब्बत भरे अंदाज में कहते हुए वो करीब आकर बैठ गया। मैं मुस्कुराया। होश तो आ गया है, मगर समझ में कुछ नहीं आ रहा। जिन मुसल्ले आदमियों को देखकर आप भागने की नाकाम कोशिश में बेहोश हो गए थे, वो आपके दुश्मन नहीं मुजाहिदीन थे। मैंने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाया। इसका मतलब है मेरा बेहोश हो जाना फ़ायदा मंद रहा, वरना मैं मुकाबले से बाज नहीं आना था। कमांडर अब्दुल हक ने कहका लगाया, यकीनन हमारे मुजाहिदीन के चंद सांस बकाया थे। मैं खफीफ होता हुआ बोला, खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, कुशल नफसी है आपकी, वरना वहाँ काफ़ी लाशें बिखरी हुई नजर आई थी और तमाम के सर में गोली लगी थी। ये कहते हुए इसने पूछा, वैसे आप किसी अफगानी कबीले से कैसे टकरा गए? ये लोग तो पाक आर्मी के दुश्मन नहीं हैं। लंबी कहानी है। वो मुस्कुराया। ऐसी हालत में कहानियां सुनाने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं बचा है। पहले तो आप ये बताएं कि मुजाहिदीन वहाँ कैसे आ गए और उन्होंने मुझे पहचाना कैसे? पहचाना कहाँ है? वहाँ आप अकेले ही जिंदा बचे थे, इसलिए आपको ले आए। यहाँ खुशकिस्मती से मैं खुद मौजूद था। बस सबसे पहले तो आपको तिब्बी इमदाद दी, टांग में फंसी गोली निकाली, मरहम पट्टी की और फिर कमजोरी की वजह से ड्रिप लगा दी। ये 5वीं ड्रिप खत्म हुई है। ये कहते हुए इसने मेरी कलाई से सुई निकाल कर वहाँ रुई रख कर दबा दी। गोया मुझे बेहोश हुए दूसरा दिन है। कल शाम को आपको यहाँ लाया गया था और अभी रात के 12 बजने को हैं। आप सोए नहीं, ड्रिप खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने सोचा ये जगह गार की तरह लग रही है। ये गार ही है जिस जगह आपका दुश्मनों से मुकाबला हुआ है। इससे थोड़े ही फासले पर हमारा ये ठिकाना मौजूद है। यानी मैंने बेध्यानी में सही सिमत इख्तियार किए रखी। हाँ, इसने इस बात में सर हिलाया। और अब आप तफसील भी बता दें कि ये लोग क्यों आपके पीछे पड़े हैं। जवाबन मैंने गजनी खेल और शरूबर की आपस की लड़ाई में अपने गलती से फंस जाने के मुतालिक बताने लगा। सारी तफसील सुनते ही इसने पूछा, आपने अफगानिस्तान आने की वजह नहीं बताई। इस मरतबा मैंने अल्बर्ट ब्रॉक के हाथों ब्लैकमेल होने और अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढने के मुतालिक ज़रूरी तफसील दोहरा दी। प्लोशा के साथ मेरी शादी की खबर सुनकर वो खुश हो गया था। सबसे पहले तो शादी मुबारक हो। खैर मुबारक भाई, मगर अब न जाने वो किस हाल में होगी। मैं अफसुर्दा हो गया। पल्लू खान किसी से मार खाने वाला नहीं। वो मेरा बहुत लाडला शागिर्द था। तमाम उस्तादों से मैंने इसकी तारीफ ही सुनी है। एक मिशन में तो वो मेरे साथ भी काम कर चुका है। यकीन मानो दिल खुश हो जाता है इसकी कारकर्दगी देखकर। हाँ, मगर इस वक्त वो पल्लू खान थी और अभी पलोशा है। वो बेतकल्फी से बोला, नाम की तब्दीली से कुछ नहीं होता यार। बात नाम की नहीं, जिन्स की तब्दीली की है भाई।
एक जवान लड़की को दुश्मनों के हत्थे चढ़ने के बाद क्या मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं, इस बारे यकीनन आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। ये तो सही कहा, इसने इस बात में सर हिलाया, मगर आप ख्वामख्वाह बुरे गुमान न पालें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। एक इसी जात का सहारा है, मैंने उम्मीद जाहिर की। तो अब आप गजनी जाएंगे? मैंने कहा, इरादा तो यही है। आपके जख्म ठीक होते कुछ वक्त तो लगेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त तक अल्बर्ट ब्रॉक वगैरह आपके इंतजार में बैठे होंगे। मुझे अपना हथियार नजर नहीं आ रहा। दाएं बाएं नजरें दौड़ाते हुए मैंने मौजू तब्दील किया। साथ ही वहां पड़े सारे हथियार ही समेट लाए थे, और इनमें मौजूद कमांडर नसरुल्लाह खोजल खेल की खास क्लाशनकोफ पहचानने में मुझे जरा भी दिक्कत नहीं हुई थी। मैंने तहसीन अमेज लहजे में कहा, बड़ी तेज नजर है आपकी। वो मेरे उस्ताद हैं और मैंने इनके हमरा अनगिनत मार्कों में हिस्सा लिया है। इनकी क्लाशनकोफ इसलिए भी खसूसी है कि उन्होंने ऐलान किया था कि एक क्लाशनकोफ वो ऐसे शख्स को तोहफे में देंगे जो इनकी नज़र में इसका सही हकदार होगा, और मेरा ख्याल है उन्होंने ऐसा आदमी तलाश करने में कोई गलती नहीं की है। मैं मज़ाहिया अंदाज में बोला, यकीनन आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। अच्छा, आप सच सच बताएं कि उस्ताद मोहतरम ने यह क्लाशनकोफ आपके हवाले करते हुए क्या फरमाया था? मुझे नसरुल्लाह खोजल खेल की बातें अच्छी तरह याद थी। उन्होंने कमांडर अब्दुल हक से मिलती जुलती ही बातें की थी। यूं भी मुजाहिदीन के दरमियान मेरी निशानाबाजी का काफ़ी चर्चा था, और इसकी वजह यही थी कि कुछ तो मुझ में कुदरती तौर पर निशानेबाजी की सलाहियत मौजूद थी, और कुछ यार लोगों की मुबालगा राय ने मुझे शोहरत दे दी थी। मैं जवाब से पहलू तही करते हुए बेपरवाही से बोला, ये बात का मसला है, फ़िलहाल तो मुझे भूख लगी है और मेरा ख्याल ही नहीं रहा था मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ, खिफ्त भरे अंदाज में कहते हुए वो गार से निकल गया। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ों में मुजाहिदीन ने ठिकाने बना रखे हैं। वो भी मुजाहिदीन का एक महफूज ठिकाना था, और मेरी खुशनसीबी के जिस जगह मेरा शरूबर कबीले से आखिरी टाकरा हुआ, ये ठिकाना वहाँ से करीब ही था। इसकी हैसियत रस्ते में आने वाली एक चौकी की सी थी कि पाकिस्तानी सरहद अबूर करने वाले मुजाहिदीन वहाँ से एक दिन गुजार कर आगे बढ़ जाते थे। वहाँ मुजाहिदीन की महदूद तादाद ही रहती थी, इसके बावजूद इस ठिकाने के दाएं बाएं होने वाली किसी भी कार्रवाई को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। इस दिन भी जब मेरा स्लूपरों से फायरिंग का तबादला हो रहा था, इन्हें भी वो फायरिंग सुनाई दे गई होगी। वहाँ कमांडर अब्दुल हक ही अमीर थे। उन्होंने 4 आदमी सूरत हाल का जायजा लेने भेजे, और इन चारों को जिंदा हालत में सिर्फ मैं ही मिला था, इसलिए वो मुझे उठा लाए। कमांडर अब्दुल हक ने मुझे देखते ही पहचान लिया था। मेरी टांग का ऑपरेशन उन्होंने खुद ही किया था। कुछ बेहोशी के टीके और कुछ कमजोरी की वजह से मुझे 29-30 घंटों बाद ही होश आ सका था। मेरे होश में आने के अगले दिन शलूबर कबीले का एक वफद वहां पहुंच गया था। अपनी लाशें वो एक दिन पहले ही उठा कर ले गए थे, लेकिन अब इनकी आमद का मकसद अपने हथियारों की वापसी और मुझे तहवील में लेना था। कमांडर अब्दुल हक को सारी तफसील मालूम थी। इनके हथियार वापस करते हुए कमांडर अब्दुल हक ने उल्टा उन्हें मतऊन किया कि इनकी वजह से एक मुजाहिद जख्मी हुआ है। चूंकि इस सारी कार्रवाई में शलूबर कबीले की गलती ज्यादा है, इसलिए जल्द ही उन्हें मुझे तहवील में लेने के मुतालबे से दस्तबरदार होना पड़ा। मेरा गजनी खेल कबीले का साथ देना अपनी जान बचाने की वजह से था, और जब तक शलूबरों ने मुझे मजबूर नहीं किया तब तक मैंने इनके किसी आदमी को जान से नहीं मारा था। अलबत्ता आखिरी मार्के में मजबूर होकर मुझे इंतहाई इकदाम उठाना पड़ा था। इसी बात को कमांडर अब्दुल हक ने निहायत वजाहत से उन्हें समझा दिया कि अगर मैं चाहता तो जितने आदमी जख्मी किए थे इन तमाम को जान से भी मार सकता था, और ये बात तो उन्हें भी तस्लीम थी कि मेरे फायर की हुई गोलियों से इनका कोई आदमी भी जान से नहीं गया था, सिवाय इन 7 आदमियों के जिन्हें मारना मेरे लिए नागुज़ीर हो गया था। सलूबरों को इसलिए भी खामोश होना पड़ा कि किसी कबीले से तो वो दुश्मनी पाल सकते थे, मुजाहिदीन के लश्कर के साथ टक्कर लेना इनके लिए मुमकिन नहीं था। इसके साथ गजनी खेल कबीले से भी इनकी लड़ाई उरूज पर थी, इसलिए ये महाज इन्हें बंद करना ही मुनासिब लगा, और हथियारों की वापसी ही इनको गनीमत लगी। वो वापस चले गए। इनके जाने के बाद कमांडर अब्दुल हक ने मुझे सारी तफसील कहकर सुनाई थी। एक खामखा की मुसीबत से जान छूटने का सुनकर मैंने सुख भरा सांस लिया। इनसे कोई बईद न थी कि वो कभी दोबारा मेरे सामने आने पर मेरी जान के दर पे हो जाते। अब कमांडर अब्दुल हक के समझाने की वजह से यकीनन मेरे खिलाफ कार्रवाई करने से पहले वो 100 बार सोचते। कमांडर अब्दुल हक की बात खत्म होते ही मैंने शरारत भरे लहजे में पूछा, वैसे आपने झूठ क्यों बोला है कि मैं आपका साथी हूँ और मुजाहिद हूँ? वो संजीदा लहजे में बोला, आपके मुजाहिद होने में मुझे तो कोई शुबा नहीं, फिर ये झूठ कैसे हो गया? इसी तरह साथी सिर्फ इसको नहीं कहते जो आपके शाना बचाना लड़े, बल्कि वो आदमी भी हमारा साथी कहलाता है जो लड़ तो किसी दूसरे महाज पर रहा हो, लेकिन इसका और हमारा मकसद मुश्तरक हो।
गोया आपके नज़दीक मेरा और आपका मकसद मुश्तरक है। बिल्कुल मुश्तरक है। आप भी कुफर से बरसरे बेकार हैं, हम भी यही मकसद लिए मैदान में उतरे हुए हैं। बस तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ है। बल्कि आपने तो कई बार असरे की सूरत में मुजाहिदीन की खुल्लम खुल्ला मदद भी की है, और ऐसा कोई साथी ही किया करता है, गैर नहीं। मैं मुस्कुराया। ठीक है जी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। कमांडर अब्दुल हक मेरी हंसी में शामिल होता हुआ बोला, गलत अल्फाज वापस लेने ही में भलाई होती है। जिंदगी में एकदम ठहराव आ गया था। इससे पहले भी मैं एक बार जख्मी होकर कमांडर नसरुल्लाह खोजल खेल की बैठक में साहिब फराश रह चुका था, जब मेरी तीमारदार मेरी जाने हयात पलोशा थी। गो इस वक्त तक इससे इकरार उल्फत तो नहीं हो पाया था, इसके बावजूद वो वक्त एक खुशगवार याद की सूरत मेरे दिल में मुकीद था। पलोशा ने जिस तरह मेरी खिदमत की थी और जैसे मेरा ख्याल रखा था, ऐसा कोई निहायत ही मोहब्बत करने वाला ही रख सकता है। और अब वो पलोशा जाने कहाँ चली गई थी। लगता था शायद इसे देखे सदियां बीत गई हों। अपने आराम और सुकून को ठोकर मारकर वो मेरी बेगुनाही के सबूत हासिल करने गई थी। इसके साथ मेरा यार सरदार खान भी था। न जाने वो बहन भाई कहाँ भटकते फिर रहे हैं। मेरे दिन रात निहायत बेकैफ गुजर रहे थे। उज़्वे मुअत्तल बनकर मैं किसी काम का नहीं रहा था। बस आने जाने वाले मुजाहिदीन की बातें सुनकर मैं जी को बहलाता रहता। अकेला बैठने की सूरत में तो पलोशा फौरन आ धमकती थी, बकौले मोमिन तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। खाने पीने का सामान और रोजमर्रा जरूरियात का दूसरा सामान वो पकपता से लेकर आते थे। मुझे वहाँ हफ्ते से ज्यादा होने को था। इस दिन भी 4 मुजाहिदीन आए हुए थे, वो छुट्टी जा रहे थे। मैं भी कमांडर अब्दुल हक के साथ बैठा इनकी बातें सुन रहा था। वो चारों गुरदेश से आए थे। कमांडर अब्दुल हक इस्लाम नामी मुजाहिद को मुखातिब हुआ, इस्लाम भाई इस मर्तबा कुछ देर से छुट्टी जा रहे हो। इस्लाम ने जवाब दिया, यूं तो मेरा इरादा पिछले माह ही छुट्टी जाने का था, मगर काम कुछ बढ़ गया था, मजबूरन महीना भर मजीद गुजारना पड़ा, तो इनकी छुट्टी भी मौखर करना थी ना। कमांडर अब्दुल हक ने मज़ाहिया अंदाज में बाकी तीनों की तरफ इशारा किया। इस्लाम हंसा, क्यों मुझे मरवाने के चक्करों में हो यार। एक तो दुश्मन ने हमारी हरकत को महदूद किया हुआ है और तुम चाहते हो अंदरूने खाना भी दुश्मन खड़े हो जाएं। ये तो खैर कमांडर ज्यादती कर रहा है। शफीक नामी मुजाहिद सफाई पेश करते हुए बोला, उन्होंने खुद ही हमें छुट्टी के लिए जोर दिया है। अब्दुल हक पूछने लगा, वैसे दुश्मन की बात मेरे सर पर से गुजर गई है। इस्लाम ने हैरानी से पूछा, क्या आप तक ये खबर नहीं पहुंची? कौन सी? कमांडर अब्दुल हक हमतन गोश हो गया, मेरे कान भी खड़े हो गए थे। इस्लाम तफसील बतलाते हुए बोला, एक बरतानवी निशानेबाज ने हकीकत में अपनी जिंदगी अजीरन कर रखी है। करीबन 20-22 मुजाहिद इसकी गोली का शिकार हो चुके हैं। 1.5-2 किलोमीटर के फासले से भी कमबख्त की गोली सर ही पर लगती है। इसकी वजह से हमारी हरकत काफी महदूद हो गई है। अंधेरे के तीर की तरह न जाने किस कोने से निकलता है और हमारे 2-3 साथियों को शहीद करके गायब हो जाता है। अपने मुखबरों से हमें यही मालूम हुआ है कि इसका नाम निक स्टीवर्ट है, बरतानवी आर्मी से ताल्लुक रखता है। इसकी मददगार भी कोई बरतानवी लड़की ही है, वो भी अच्छी खासी माहिर निशानाबाज है। हम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके हैं। अब्दुल हक गहरा सांस लेते हुए बोला, अजीब बात सुना रहे हो। इस्लाम ने कहा, अजीब सही मगर हकीकत है। मैं इनकी गुफ्तगू में मखल हुआ, आप लोगों के पास 2 मार हथियार नहीं है क्या? इस्लाम मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। क्यों नहीं है, चंद माह पहले ही हमारे हाथ 3 हैवी राइफलें लगी हैं। कमांडर सदीक बता रहा था कि वो रेंज मास्टर हैं और 2 किलोमीटर तक किसी भी आदमी को इनसे निशाना बनाया जा सकता है। इनका एमुनेशन भी मौजूद है, लेकिन 2 किलोमीटर तो क्या, हम में से कोई 300 मीटर के फासले पर भी इस राइफल से निशाना नहीं बना सकता है। हमें तो बेकार वजन ही महसूस हो रही हैं। वो रेंज मास्टर को बेकार वजन कह रहा था। यकीनन इनमें से कोई रेंज मास्टर की अफादियत से वाकिफ नहीं था, वरना वो कभी भी ऐसा न कहते। मैंने पूछा, कमांडर सिद्दीक भी इससे फायर नहीं कर सकता? कमांडर सिद्दीक ने इन राइफलों के अंदर मौजूद किताबचे से इनका नाम हमें बताया है। बाकी इस राइफल के बारे में वो कुछ ज़्यादा नहीं जानता। सही है, इस बात में सर हिलाते हुए मैं खामोश हो गया। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।